आज क्लास 12 रसायन विज्ञान और आज जो पाठ 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत और तमाम प्रकार के प्रक्रम। देखिए, इसमें पूछा जाता है कि धातु क्या होते हैं, तो बता सकते हैं कि धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें चमक पाया जाता है तथा वह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप उदाहरण में लोहा बता सकते हैं, चांदी वगैरह बता सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ और आता है इसमें, खनिज। तो वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। तो वे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है अयस्क। तो ऐसे खनिज जो धातु प्राप्त करने के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं अयस्क कहते हैं। तो जो जिस खनिज से हम धातु प्राप्त करते हैं उसी को अयस्क कहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अयस्क और खनिज में अंतर पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, कभी भी पूछा जाए। क्योंकि जो अयस्क होते हैं खनिज से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से अयस्क के प्रकार। तो अयस्क कई प्रकार होते हैं, जिसमें ऑक्साइड अयस्क। तो वह अयस्क जिसके अंत में अगर वो आता है तो उससे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। आप जरा देखिए Al2O3, यानी इसको एलोनाइड कहते हैं या फिर 2O3, और इसको हेमेटाइट कहते हैं। ये दोनों ऑक्साइड अयस्क है क्योंकि इसमें O आपका उपस्थित है। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो दूसरा नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अयस्क। तो वह अयस्क जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो उसे प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। यानी वह अयस्क जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो उसे प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। उदाहरण में आप सोना लिख सकते हैं, जिसको ये से चांदी लिख सकते हैं, Ag। आप चाहे तो प्लेटिनम भी आप Pt लिख सकते हैं। तो ये प्राकृतिक अयस्क होता है। उसके बाद से एक और होता है सल्फाइड अयस्क। तो वह अयस्क जिसमें सल्फर उपस्थित होता है उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। वह अयस्क जिसमें सल्फर उपस्थित होता है उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। Ag2S या Zn इत्यादि। सिल्वर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। उसके बाद से सल्फेट अयस्क। वह अयस्क जिसमें सल्फर यानी SO4 उपस्थित होता है उसे सल्फेट अयस्क कहते हैं। उदाहरण में Na2SO4, Ag2SO4, सोडियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट। और कार्बोनेट अयस्क। वह अयस्क जिसमें Zn यानी CO3 कार्बोनेट CO3 उपस्थित होता है तो उसे कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। तो वह अयस्क जिसमें CO3 उपस्थित होता है उसे कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। आप चाहें तो उदाहरण के रूप में कुछ बता सकते हैं यहाँ पर। और देखिए, एक होता है गैंग या इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। जो अयस्क या खनिज में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उसे गैंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप मिट्टी के कण वगैरह जो होता है उसी को हम लोग गैंग कहते हैं। एक होता है धातुकर्म। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को धातुकर्म कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ अयस्क, उनके संगठन और उनके नाम क्या क्या बता सकते हैं। तो देखिए उनके नाम अयस्क में जरा देखिए कुछ तत्व दिए गए हैं, और आप जरा देखिए इसमें सार एल्युमिनियम कह सकते हैं। इसका अयस्क के नाम है बॉक्साइट, जिसका सूत्र आप देखते हैं AlOXOH का थ्राइस 3-2x। टियोलिनाइट कह सकते हैं, क्ले के रूप में होता है Al2OH का 4SI2O। आयरन का हेमेटाइट एक होता है जिसका सूत्र होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। सिडराइट ये सब अयस्क है जिसका सूत्र होता है FeCO3। आयरन पायराइट जिसका सूत्र होता है FeS2। इसी तरीके से आप यहाँ पर
कापर का भी बता सकते हैं। कापर जो अयस्क होता है उसको कापर पायराइट कहते हैं, CuFeS2। मेलेकाइट CuCO3 CuOH का ट्वाइस। क्यूपराइट Cu2O। कापर ग्लास Cu2S। जिंक है तो जिंक ब्लेंड या इसी को एस्फेरेलेराइट कहते हैं, ZnS। कैलामिन जिसको ZnCO3 कहता है, जिंकाइट जिसको ZnO कहते हैं। यानी एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट का चयन किया जाता है, याद जरूर करना पड़ेगा। प्रश्न पूछा जाता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है, बॉक्साइट से। लोहे के लिए प्राय आयरन का ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आप बता देंगे कि आयरन के लिए जो होता है आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो कि प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध होते हैं, अयस्क साधारण बड़े बड़े टुकड़े के रूप में पाए जाते हैं। सौंदर्य क्रिया करने के पहले अयस्कों का श्रेणीबद्ध किया जाता है और उचित आकार में तोड़ा जाता है। उसके बाद से बहुत बार ये पूछा जाता है कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आप कह सकते हैं कि साधारणतः अयस्क में बालू, मिट्टी, चूने के पत्थर आदि भू अपद्रव्यों के साथ मिश्रित रहते हैं। अयस्क में उपस्थित इन अवांछित अपद्रव्यों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्क से गैंग को पृथक करने के प्रक्रम को अयस्क सांद्रण, प्रसाधन या सज्जीकरण कहते हैं। जरूर याद रखेंगे हम लोग कि जो अयस्क में गैंग उपस्थित होता है, अशुद्धि उपस्थित होता है, उसको जो अलग करता है उसी को सज्जीकरण कहते हैं। देखिए गैंग के गुण धातु, आकार, उपलब्धता, सुविधाओं तथा पर्यावरणीय कारकों को ध्यान रखकर अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। और अब एक चीज आता है कि जो अयस्क होते हैं उस अयस्क को सांद्रण के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें आप पहला देख सकते हैं अयस्कों कैसे सांद्रण करते हैं। द्रवीय धावन विधि। देखिए ये बता सकते हैं कि यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षित घनत्वों के अंतर पर निर्भर करता है। अतः यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार होता है। इस प्रकार के प्रक्रम से घूर्णित या चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर बहती हुई तेज जल के तेज धारा में धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गंग के कण जल के साथ बह करके निकल जाते हैं तथा भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं और इस तरीके से जो अयस्क होता है उसको अलग कर लेते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इस तरीके से आप देखेंगे तो श्रेणुमा आकार होता है और इस तरीके से पूरा इसमें लगाए गए होते हैं। महीन पीसे हुए अयस्क को हम लोग ऊपर गिराते हैं, पानी की टंकी से जोड़ देते हैं, नीचे हम लोग एक छोटा सा बीकर रख देते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं पानी के साथ बह करके इसमें गिर जाते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं इसमें फंस जाते हैं और इस तरीके से हम लोग अशुद्धियों को, धातु को अलग कर लेते हैं। देखिए एक दूसरा विधि आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है। देखिए सिंपल सा बात मैं बताता हूँ कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में ना जो धातु होते हैं उसके अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है, जो अशुद्धियाँ होती है उसके अंदर चुंबक के गुण नहीं पाया जाता है। तो धातु और जो अशुद्धियाँ होती है उसको अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। और देखिए लिखा भी गया है कि इस विधि द्वारा केवल उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें या तो चुंबकीय अपद्रव्य होते हैं अथवा इसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के अलग किया जाता है। और ख़ास तरीके से इस विधि का प्रयोग जो लोहा हो गए, हेमेटाइट वगैरह जो अयस्क होते हैं उसको अलग करने के लिए। देखिए आपके सामने यहाँ पर दो पट्टे के द्वारा चुंबक, एक ये भी एक चुंबक है, एक ये भी एक चुंबक है। इन दोनों चुंबक हम लोग पट्टे के द्वारा जोड़ देते हैं। ऊपर एक बीकर होता है और जो महीन पिसे हुए अयस्क होते हैं इस बीकर के द्वारा इसमें गिराते हैं। जब इसमें गिराते हैं तो दो बीकर होते हैं, तो एक बीकर में जो अशुद्धियाँ होती है वो गिर जाती है। भाई इसमें चुंबक का तो गुण है नहीं, ये पहले गिर जाएंगे।
दूसरा बीकर में जो होता है चिपक करके आपका जो धातु होता है चुंबक से चिपक करके आता है, फिर दूसरा डोंगा में गिरता है और इस तरीके से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग तभी करेंगे ना जिस धातु में चुंबक का गुण पाया जाता है। धातु में चुंबक का गुण पाया जाएगा तो भाई, और जो अशुद्धियाँ होती है उसमें चुंबक यानी उसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है, तो इनको अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से आपका इसी में जो तीसरा विधि आता है उसका नाम होता है झाग प्लवन विधि। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रीडिंग कर देता हूँ कि यह विधि विशेषकर सल्फाइड अयस्क जैसे गेलेना, पीबीएस, जिंक ब्लेंड, जेडीएनएच इत्यादि के सांद्रण में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल द्वारा और गेंग के कण पानी द्वारा क्लेडित होते हैं। इस प्रक्रम में बारीक चूर्णित अयस्क को छीण के तेल अथवा यूकलिप्टिस तेल के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद पानी मिलाया जाता है। मिश्रण में बलपूर्वक वायु धूमिल की जाती है और इस प्रक्रम में झाग बनता है जो शोधित अयस्क के साथ ऊपर की ओर आता है। अपद्रव्य पानी में रह जाते हैं और डूब कर तली में चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए, जो चीज़ मैंने बताया फिगर के हिसाब से समझते हैं। होता क्या है ना, इसमें बहुत बड़ा एक टंकी होता है, इसमें चीनी का तेल होता है, पानी होता है, सब कुछ आपके अंदर होता है। उसके बाद से एक पाइप लगा देते हैं और जो पाइप होता है इस पाइप में से वायु का तेज प्रेशर हम लोग देते हैं। जब तेज प्रेशर देते हैं तो पूरा विलयन आपका खलबला जाता है, माने इधर उधर कण गति करने लगते हैं। जो धातु होते हैं, सल्फाइड धातु होते हैं, वह हल्के होते हैं, वह ऊपर आ जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती है वो भारी होती है, वह नीचे बैठ जाती है, और जो धातु ऊपर आते हैं उसको छान करके हम लोग अलग कर लेते हैं, और इस तरीके से जो धातु होता है वो अलग हो जाता है। तो ये चीज़ भी हम लोग बता सकते हैं कि क्या होता है झाग प्लवन विधि। बहुत ही सिंपल सा है, ये सब बच्चे लिख लेते हैं। चलिए, अब एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है निच्छालन। तो क्या होता है, यदि अयस्क किसी प्रयुक्त विलायक में विलय हो तो प्राय निच्छालन का प्रयोग करते हैं। इस क्रिया विधि को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। निच्छालन में क्या होता है, यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो, जो अयस्क है अगर विलायक में विलय है, घुल जाता है, तो उसको अलग करने के लिए इस विधि का निच्छालन का प्रयोग करते हैं। आप इसके उदाहरण में भी जो देख रहे हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निच्छालन। मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, याद करो बॉक्साइट है, और इसमें SiO2, आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड जिसको TiO2 के अशुद्धियाँ होती है, और अयस्क को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में सांद्रित किया जाता है। इस प्रकार Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में तथा SiO2 सोडियम सिलिकेट के रूप में निच्छालित हो जाता है। यह अशुद्धियाँ शेष रह जाती है। आप रिएक्शन में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि आप Al2O3 है और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को उपस्थिति में जल में मिलाकर गर्म करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlOH का 4, और फिर आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो आपके NaOH AlOH का 4, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड Al2O3 का XH2O प्लस NaHCO3। फिर आपके पास जो Al2O3 इंटू H2O है उसको आप बहुत 14 से 70 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो Al2O3 एल्युमिना बन जाता है, प्लस आपका जल बाहर निकल जाता है। ये बात याद होना चाहिए। निच्छालन क्या होता है, तो हम लोग बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त करते हैं। देखिए, अभी हम लोग जब बॉक्साइट लिए थे और एल्युमिना हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, Al2O3 प्राप्त कर लिया। चलिए, उसके बाद से अगला जो चीज़ आता है उसका नाम होता है सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आप इसको समानता कह सकते हैं कि सांद्रित अयस्कों का समांतर सल्फाइड अयस्कों को आप चयन से पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और ऑक्साइड का अपचयन सरलतापूर्वक हो जाता है। अतः सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण दो मुख्य पदों में होता है। अगर कोई अयस्क है सल्फाइड रूप में है या क्लोराइड रूप में है या कार्बोनेट के रूप में कोई अयस्क है तो उससे धातु को हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं।
वैसे अयस्क को पहले हम लोग को ऑक्साइड में बदलना पड़ता है, तब हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले तो ऑक्साइड में परिवर्तन और दूसरा जो होता है ऑक्साइड का धातु में अपचय। तो चलिए पहले देखते हैं ऑक्साइड में परिवर्तन, कन्वर्सन टू ऑक्साइड। देखिए आपसे पूछा जाता है निस्तापन किसे कहते हैं। आज याद करते हैं कि निस्तापन में सांद्रित अयस्क को वायु के सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, जिससे नमी जलयोजन और गैसीय वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघले नहीं, और बस यही आपका होता है निस्तापन। यानी आप कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि उसमें का जल जो होता है बाहर निकल जाए लेकिन अयस्क पिघलने न पाए, तो इस क्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में मुझे बताइए, निस्तापन के Al2O3 2H2, यानी इसमें जल उपस्थित है, 2H2 दिखा रहा है, आप इसको गर्म कर रहे हैं तो Al2O3 देखिए ये आपका अलग हो गया है और प्लस H2O, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड में। यहाँ पर आपका था जल उपस्थित है इसमें Al2O3 2H2, लेकिन आपने जब गर्म किया तो देखा कि Al2O3 प्लस H2O का मतलब इसमें से जल आपका बाहर निकल गया। चलिए उसके बाद से देखते हैं हम लोग। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है भर्जन। तो भर्जन में आप देखिए ये भी है आपका है ना GnCO3, तो जिंक ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड में भी आपका निस्तापन का एग्जाम्पल है। तो भर्जन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में इतने ताप पर गर्म किया जाता है कि वह पिघले नहीं, लेकिन वह ऑक्साइड में क्या होता है बदल जाता है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से जो सल्फाइड अयस्क होते हैं इसी का प्रयोग किया जाता है। जो सल्फाइड होता है उसी अयस्क का इसमें प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक सल्फाइड है, प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं और आपने गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना। फिर आपने लेड सल्फाइड लिया और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना। फिर उसके बाद से कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना। यही होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भर्जन में निस्तापन में क्या अंतर होता है, तो हम कह सकते हैं कि निस्तापन में हवा की मात्रा, वायु की आवश्यकता नहीं होती है, सीमित मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि जो भर्जन होता है उसमें वायु की आवश्यकता होती है। और जो अब ये भी कह सकते हैं कि जो निस्तापन होता है उसमें कार्बोनेट अयस्क लिया जाता है, उसको ऑक्साइड में बदला जाता है, और भर्जन में कह सकते हैं इसमें सल्फाइड अयस्क लिया जाता है और उसको ऑक्साइड में बदला जाता है। ये चीज़ हम लोग बता सकते हैं।